गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जीओसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। तो बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट है क्या? देखिए नाम से ही पता है, इंड्यूस करना। इंडक्टिव का मतलब एक दूसरे पर इफेक्ट करना, इंड्यूस करना। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कि आपने स्टूडेंट्स जाना है कि कार्बन चेन है, ठीक है, इसमें सभी कार्बन जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इक्वल है और ये कोवेलेंट बॉन्डेड चेन है, इसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के बीच में है। और ये बोल सकते हैं कार्बन चेन में कहीं पर भी कोई पोलैरिटी नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि अगर कोई ग्रुप यहां पर, कोई भी डिफरेंट ग्रुप यहां पर अटैच कर दूं मैं, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन कार्बन से डिफरेंट है। देख रहे हैं, अगर कोई ऐसा ग्रुप लगाऊं, वो ग्रुप की खास बात क्या हो, या तो उसकी इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग नेचर का हो, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा हो, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, तो इस कार्बन चेन पर पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। यूं कहें कि जो कोवेलेंट बॉन्ड थे वो थोड़े थोड़े शिफ्ट होंगे और कार्बन पर, किसी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, किसी पर कम हो जाएगी। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो ड्यू टू एडिशन ऑफ सम ग्रुप्स, कोई ग्रुप जुड़ने पर जो कार्बन चेन थी उसमें पोलराइजेशन या पोलैरिटी क्रिएट हो जाए, उस इफेक्ट को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, ये पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हुई है उसका मैग्नीट्यूड घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह के इफेक्ट को हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट या माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को हम शॉर्ट में आई इफेक्ट भी बोलते हैं, आई इफेक्ट। फिर से देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट है क्या? कोई कार्बन चेन, उसमें कोई पोलराइजेशन नहीं होता, लेकिन उस पर हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ऐसा ग्रुप लग रहा है जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, पुश कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींच रहा है, ये साइड इलेक्ट्रॉन को, तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन कार्बन पे क्या हुई है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो गए। ओके, इसके बाद में जब इस पर कमी हुई तो ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर थोड़ी और कमी होगी और इस पर जाकर के और कमी होगी। 3 कार्बन 1 2 3, इसके बाद में ये इफेक्ट है नेगलेक्ट हो जाता है, इफेक्टिव नहीं होता। तो इंडक्टिव इफेक्ट है, कार्बन पर 3 कार्बन तक ही रहता है एक कार्बन चेन में। तो ये 2 तरह के हो सकते हैं। माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट कब क्रिएट होता है? जब कोई कार्बन चेन से लगा हुआ ग्रुप, उसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की नेचर हो, तो ये माइनस आई इफेक्ट क्रिएट होता है। माइनस आई इफेक्ट जब क्रिएट होता है तो कार्बन चेन पर पॉजिटिव चार्ज, या यूं कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है, ऐसे कई ग्रुप्स हैं, जैसे NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, CN, या किसी पर प्लस चार्ज हो, NH3+, NR3+, इस तरह के ये ग्रुप लगे हैं, ये माइनस आई। इनकी सबसे ज्यादा पावर इसका होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना, लेकिन कंपेरेटिवली इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा होता है। NO2, CN, सल्फोनिक एसिड, SO3H अगर लगा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। उसके बाद में CHO, COOH, इस तरह के ग्रुप लगे हों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे ग्रुप लगे हों, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? विड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट, ये माइनस आई इफेक्ट के बारे में बात की। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? जब कार्बन चेन पर कोई ग्रुप लग जाए और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का हो, तो कार्बन चेन पर क्या क्रिएट होती है? एक पोलैरिटी क्रिएट होती है। ये माइनस आई इफेक्ट कब शो करेगा? जब ये कैसा हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ। ठीक है, ये ग्रुप हो सकते हैं NR3, NH3, NO2, CN,
SO3H, COH, COH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, इस तरह के ग्रुप लगे हों तो ये सब के सब क्या करें, OR, PH, फेनिल ग्रुप, इसको फेनिल ग्रुप या PH ग्रुप बोलते हैं, PH ग्रुप जो बेंजीन रिंग होती है वो ग्रुप ऐसे लगा हो। तो अगर ये कार्बन चेन से इनमें से कोई ग्रुप लगा हुआ हो तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इस पर तो नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन चेन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा इस तरह से। और ये डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे ये इफेक्ट क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। और हमने हाइड्रोजन का आई इफेक्ट 0 माना है। हाइड्रोजन न तो इस कार्बन चेन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देगा, नहीं इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो हाइड्रोजन का आई इफेक्ट हमने क्या माना है, 0, न तो खींचता है इलेक्ट्रॉन, नहीं रिपेल करता है। ये माइनस आई इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा। चलिए अब बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, देखिए जैसे माइनस आई इफेक्ट था, इलेक्ट्रॉन को कार्बन चेन से क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो जस्ट इसका रिवर्स, जैसे कार्बन चेन मैंने बनाई, इस पर कोई ऐसा ग्रुप लग जाए जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, रिपेल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्लस आई ग्रुप और इस इफेक्ट को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, चलो बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं जैसे ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो इस पर तो पॉजिटिव चार्ज और इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ये इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, और डिस्टेंस बढ़ेगी ये इफेक्ट और कम हो जाएगा। तो ये दोनों तरह के ग्रुप जुड़ेंगे तो कार्बन चेन पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पोलैरिटी क्रिएट हो रही है। या तो कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है या कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है। इस केस में कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, ये कौन कौन से हो सकते हैं, ये ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी ग्रुप हो, नेगेटिव चार्ज होगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच है ये। इसके अलावा नेगेटिव चार्ज है, ये ग्रुप भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसके अलावा कोई बल्कि ग्रुप, एल्काइल ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये लीजिए, ये सब डोनेट करने वाले, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले हैं। ऐसा ग्रुप लगा हुआ हो और बड़ा एल्काइल ग्रुप इस तरह से, फिर CH3 ग्रुप। तो आप देख रहे हैं ये प्लस आई ग्रुप है। ऐसे ग्रुप अगर लगे हुए हों तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, रिलीज करेंगे, जिससे किसी चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और इस तरह के ग्रुप्स को हम बोलते हैं प्लस आई ग्रुप और ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। ये हमने आई इफेक्ट पढ़ा। तो आई इफेक्ट कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। कुछ ग्रुप्स ऐसे जुड़ जाएं कार्बन चेन से जिससे उस पर क्या क्रिएट हो जाए, पोलैरिटी क्रिएट हो जाए। ऐसे इफेक्ट को हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, या तो माइनस आई या प्लस आई। माइनस आई में क्या है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाले ग्रुप जुड़ जाएं तो कार्बन चेन पे पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाए तो कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये दोनों ग्रुप आपने पढ़े, ये दोनों की सीक्वेंस मैंने बताई, ये आपको लर्न करनी है। अब देखिए, आई इफेक्ट पढ़ने से ज्यादा जरूरी है हम उसकी एप्लीकेशंस को जानें। तो एप्लीकेशन जानने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, आपको ये दिमाग में फिट करना है, जो आई इफेक्ट है उस पर 3 बातें याद रखनी है। ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है डिस्टेंस वाइज, डिस्टेंस फैक्टर सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है। उसके बाद में नंबर ऑफ ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स जुड़े हैं, प्लस आई या माइनस आई, जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। और लास्ट में स्ट्रेंथ फैक्टर है सबसे लास्ट में। तो ये 3 बातें आपको बहुत अच्छे से माइंड में फीड करनी है। सबसे आई इफेक्ट की कोई भी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, अभी हम बात करते हैं, तो उनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट डोमिनेट करेगा वो डिस्टेंस फैक्टर डोमिनेट करेगा। उसके बाद में नंबर ऑफ ग्रुप्स, आई इफेक्ट कितने जुड़े हैं, 1 जुड़ा है कि 2 जुड़ा है, 3 जुड़े हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स डिपेंड करेंगे। लास्ट में क्या होगा, उस ग्रुप की स्ट्रेंथ। जैसे मैंने लिखा है, कोई बहुत ज्यादा पावरफुल है, कोई क्या है, वीक है। जैसे अभी एक बात करते हैं,
और Cl में आई इफेक्ट ज्यादा किसका है, हम बोलेंगे F का आई इफेक्ट ज्यादा है। तो इस तरह से आप लोगों को ये लर्न करना, जो मैंने सीरीज लिखवाई थी इस तरह के और बहुत सीरीज, बहुत से ग्रुप्स की सीरीज होगी, मैंने जनरल बातें आपको बताई हैं और वो सीरीज आप याद रखेंगे। तो डिस्टेंस, नंबर ऑफ ग्रुप्स और स्ट्रेंथ। चलिए हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। आई इफेक्ट पढ़ने के बाद हम इसकी हेल्प से क्या कर पाएंगे, वो हमें इसका यूज कैसे करना है, इसको यूटिलाइज कैसे करना है। तो एप्लीकेशन सबसे पहले आप देखिए, आई इफेक्ट हम जनरली जो पढ़ते क्यों हैं, एक तो किसको एक्सप्लेन करने के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। दूसरा हम यूज करते हैं इसको एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, इसको हम डिस्कस करेंगे इस पर। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। आई इफेक्ट से ये सब चीजें कैसे वेरी करती हैं, कैसे इफेक्टेड होती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। कोई भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, घटती है, क्यों बढ़ती है, क्यों घटती है, उसमें एक रोल आई इफेक्ट का भी है। आई इफेक्ट पर कैसे, किस तरह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, वो देखते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब हमको देखना है। तो चलिए हम बात करते हैं बारी बारी से सभी को। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, आप लोगों को ध्यान होगा। तो ये यहां पर आप देख रहे हैं कार्बन है, CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, ये कार्बन प्लस चार्ज, CH3 ये कार्बन प्लस चार्ज, CH3 CH2 CH2, यहाँ पर ये CH, ओके, और ये CH3 और CH2, CH3 CH2, ये आपने देखा। तो अब इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये आपको डिसाइड करना होगा। सबसे ज्यादा इस आई इफेक्ट को यूज करते हुए आपको देखना है कि ये समझना है कि कार्बोकेटाइन मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, और अगर इस पर प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स जुड़े होंगे तो इसको स्टेबिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो याद रखना है अपना फैक्टर, की फैक्टर क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन प्लस आई ग्रुप अगर बढ़ रहा है कार्बोकेटाइन पर तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, भी बढ़ेगी। पहली एप्लीकेशन आपको याद रखनी। अगर कोई भी कार्बोकेटाइन उस पर प्लस आई ग्रुप जितना ज्यादा बढ़ रहा है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो ये 3-4 कार्बोकेटाइन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये देख रहे हैं। इसमें यहां पर ये एक प्लस आई ग्रुप लग रहा है, इस पर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। और देखिए अभी हम और कई फैक्टर्स होंगे, अब इनकी बात करते हैं। अभी प्लस आई इफेक्ट की वाइज बात कर रहे हैं, इस पर 2 प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं, इस पर 3 प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है। तो 3 यहाँ 1 2 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 ग्रुप लगा हुआ है। तो जितने आपको पता है कि नंबर ऑफ प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा बढ़ेगी। देखिए कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है उसमें उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ एक फैक्टर हम पढ़ रहे हैं, क्या, इंडक्टिव फैक्ट, प्लस आई इफेक्ट। इसकी स्टेबिलिटी को हम और भी बहुत से फैक्टर से हम एक्सप्लेन करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा हम रेजोनेंस पढ़ेंगे, तो वो भी बताएगा कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है। इसके अलावा हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, तो उससे भी हमको पता चलेगा। अभी सिर्फ हम क्या यूटिलाइज कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। जब सारे इफेक्ट पढ़ लेंगे तो फिर हमको और भी क्लियर हो जाएगा कि कोई भी कार्बोकेटाइन है उसकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी। अभी हम पढ़ रहे हैं प्लस आई इफेक्ट के यूजेस, एप्लीकेशन। सिर्फ प्लस आई इफेक्ट को यूज करना सिखा रहा हूं कि कैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी बढ़ाने में किसका रोल होगा, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर माइनस आई इफेक्ट लग जाए तो
तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जस्ट रिवर्स इफेक्ट होगा इस तरह से। और देखिए हम बात करते हैं दूसरा एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का की पॉइंट क्या है कि कोई भी एसिड अच्छा तब माना जाता है जब वो इजीली क्या रिलीज कर दे, H+ आयन रिलीज कर दे। H+ आयन रिलीज करता है तो उस पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ तो इजीली उसका H+ रिलीज होने की टेंडेंसी अच्छी मानी जाती है। जैसे मान लीजिए ये ग्रुप है HO, यहाँ पर कोई ग्रुप लगे हुए हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है तो इजीली यहाँ से डिसोसिएशन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इस पर एक खिंचाव लगा रहा है, तो यहाँ से H+ निकलने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो हमारा जो की पॉइंट निकल के आता है वो ये है कि -I इफेक्ट लगा होगा तो कोई भी ग्रुप है वो इजीली क्या रिलीज कर सकता है, H+ आयन रिलीज कर सकता है। तो हम इसको की पॉइंट बनाते हैं और आपको ये रिमेंबर करना है, याद रखना है, -I इफेक्ट किसी एसिडिक ग्रुप से जुड़ा होगा तो उसकी एसिडिक नेचर बढ़ेगी, एसिडिक नेचर या एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो हमारा की पॉइंट ये है, -I इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उस एसिड की क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं, मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको बताता हूं। CH3 CH Cl CH2 COOH, CH3 CH2 CH Cl एंड COH। देखिए ये जो एक एसिड है दोनों में, यहां पर देख रहे हैं एक -I ग्रुप लगा हुआ है, इसमें भी -I ग्रुप लगा हुआ है, -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो एक उस पर खिंचाव लगेगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए H+ आसानी से रिलीज होगा इस तरह से। तो किस पर -I इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट है, किस पर ज्यादा -I इफेक्ट लग रहा है, जिस पर ज्यादा लग रहा है उसका इफेक्ट वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो मैंने बताया कि I इफेक्ट में जब भी आप कंपेयर करें तो सबसे पहला फैक्टर आप देखना डिस्टेंस, जो जितना ज्यादा नजदीक होगा I इफेक्ट उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। ओके तो इसमें डिस्टेंस के बाद में दूसरा फैक्टर आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ ग्रुप्स। नंबर ऑफ ग्रुप्स ज्यादा होंगे तो वो डोमिनेंट होंगे। और तीसरी जो चीज कंपेयर करनी है वो है इनका कंपैरिजन, -I इफेक्ट का या +I इफेक्ट का आपस में कंपैरिजन, कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है कौन सा वीक है। तो अभी डिस्टेंस फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट है, ये नजदीक है और ये दूर है। तो बताइए ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ये ग्रुप ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि Cl ग्रुप बहुत पास है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, CF H CH2 and COH and CH3 CH Cl and COH, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। नो डाउट F ज्यादा -I इफेक्ट शो करता है, यहाँ Cl का कंपेरेटिवली क्या होता है, वीक होता है, स्ट्रेंथ की बात करें। लेकिन हमने पढ़ा कि -I इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट कहाँ होता है, डिस्टेंस फैक्टर पर ज्यादा डोमिनेट करता है। तो यहाँ पर इसकी डिस्टेंस 1 2 पोजीशन पर है, यहाँ पर इसकी डिस्टेंस 1 2 3, ये -I इफेक्ट है, ये भी -I इफेक्ट है। लेकिन विच फैक्टर इज मोर डोमिनेंट, डिस्टेंस फैक्टर, नजदीक होने की वजह से ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये -I इफेक्ट है। डिस्टेंस फैक्टर सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगा। आपको मैं स्ट्रक्चर वैसे खोल के दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। वन 2 3 पर 2 क्लोरीन ग्रुप जो है, ठीक है, 1 2
और 3 पर यहाँ पर एक फ्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 CH CH2 और CH2OH, CH2 CH2 और ये CH3, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा जो पॉइंट होगा, माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ है, ये 2 माइनस आई इफेक्ट, और इसमें सेम डिस्टेंस पे क्या लगा हुआ है, डिस्टेंस 1 2 3 डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस फैक्टर सेम होने की वजह से उसके बाद में जो डोमिनेट करेगा वो कौन सा है, नंबर ऑफ ग्रुप्स ज्यादा कहाँ लगे हुए, ये तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा इसमें लग रहा है, ये ग्रुप ज्यादा खींच रहा है, ज्यादा आई इफेक्ट है, तो इसलिए इसका आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा और ये क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर में से विच इज मोर एसिडिक आपको कंपेयर करने के लिए कहा जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पर एफ स्ट्रेंथ में नो डाउट ज्यादा है, माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ माइनस आई इफेक्ट यहाँ ज्यादा होने की वजह से और सेम डिस्टेंस पर होने की वजह से ये ज्यादा एसिडिक होगा इसके कंपैरेटिवली, ठीक है। तो दूसरा हमने क्या देखा, स्ट्रेंथ और ये नंबर ऑफ ग्रुप्स, पहला इससे पहले हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, उससे पहले हम डिस्टेंस फैक्टर देख चुके हैं, अभी नंबर ऑफ आई ग्रुप देख रहे हैं, और अभी अगर स्ट्रेंथ कवर करनी, स्ट्रेंथ को चेक करना है तो फिर इक्वल अमाउंट में जैसे बात करते हैं, एसिड की बात कर रहे हैं, CH2FCOOH, CH2COOH, यहाँ लगा Cl, डिस्टेंस इक्वल है दोनों में, नंबर भी इक्वल है। अब ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, और इसका माइनस आई इफेक्ट इसके माइनस आई इफेक्ट से ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए फ्लोरीन जहां लगा होगा और इक्वल डिस्टेंस पर लगा होगा तो ये स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, फर्स्ट है वो सेकंड के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये हमने एसिडिक स्ट्रेंथ में इसकी आई इफेक्ट का रोल देखा। अब तीसरी बात कर लेते हैं बेसिक स्ट्रेंथ पर या बेसिक नेचर पर इसका क्या इफेक्ट होता है। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। आपने देखा कि इसका की फैक्टर देख लेते हैं। सबसे पहले जो लॉन पेयर डोनेट करते हैं, जो इजीली लॉन पेयर डोनेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, ठीक है, ये इजीली अपना लॉन पेयर अगर डोनेट करता है तो इसकी बेसिक नेचर क्या मानी जाएगी, ज्यादा मानी जाएगी, क्योंकि इस पे लॉन पेयर है और ये डोनेट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर कोई एक ऐसा ग्रुप लगा दें, जैसे CH3 ग्रुप लगा दिया, इसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन रिलीज होना थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, इजी हो गया, आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो इस पहले की कंपैरिजन में अभी क्या कर रहा है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इसलिए क्या समझेंगे कि ये ज्यादा अच्छा बेस हो गया, इसकी बेसिक नेचर बढ़ चुकी है। क्यों, क्योंकि एक ऐसा ग्रुप आपने लगाया है और जिसका इफेक्ट कैसा होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। ये प्लस आई इफेक्ट लगने से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना इसके लिए आसान हो गया, ठीक है। अगर मैं इस पर और एक ग्रुप और लगा देता हूं, जिससे इसके प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना इसके लिए और इजी हो जाएगा, तो बताइए इसकी बेसिक नेचर बढ़ी या घटी। यस, अब इसकी बेसिक नेचर और ज्यादा बढ़ चुकी है। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से ऐसे ग्रुप लग गए हैं जिससे इसके लिए इलेक्ट्रॉन रिलीज करना क्या हो गया, आसान हो गया। तो हमारा जो की पॉइंट या की कंसेप्ट बनता है वो क्या बना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उस पर प्लस आई ग्रुप लग जाए, प्लस आई ग्रुप लग जाए और उसकी पावर बढ़े तो उसकी बेसिक नेचर क्या होती है, बढ़ती है, बेसिक नेचर बढ़ती है। ये हमारा की पॉइंट बन के निकला। प्लस आई इफेक्ट का तीसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, प्लस आई ग्रुप लगेगा तो बेसिक नेचर भी क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, तो चलिए देखते हैं, इस पर कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं अमोनिया की बात करते हैं, अमोनिया ये लॉन पेयर डोनेट कर सकता है। हम बात करते हैं अमीन की, CH3HH। इन दोनों के कंपैरिजन में बताइए ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना किसके लिए इजी रहेगा, इसके लिए, क्योंकि इस पर क्या है, एक प्लस आई इफेक्ट जुड़ चुका है। तो अब इसके लिए इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना क्या हो गया, इजी हो गया। इसलिए इस अमीन की, प्राइमरी अमीन की बेसिक नेचर क्या होगी, बढ़ चुकी है। गैसियस स्टेट में बात करता हूं, जब सेकेंडरी अमीन यानी एक अल्काइल ग्रुप और लग जाए तो बेसिक नेचर क्या होगी, और बढ़ जाएगी, क्योंकि 2 प्लस आई इफेक्ट जुड़ जाते हैं। इसी गैसियस स्टेट की मैं बात कर रहा हूं,
एक एल्काइल ग्रुप और लग गया तो इसकी क्या होगी, बेसिक नेचर और बढ़ जाएगी। तो अमोनिया से ज्यादा बेसिक कौन होगा, प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन से ज्यादा बेसिक क्या होगा, सेकेंडरी अमीन। और सेकेंडरी अमीन से ज्यादा बेसिक क्या होगा, टर्सरी अमीन। ये सब मैं बात कर रहा हूं गैसेस स्टेट में, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता। लिक्विड स्टेट में, एक्वस स्टेट में क्या होगा, ये टर्सरी अमीन है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, जिससे इसके इलेक्ट्रोफाइल को यहां तक अप्रोच करने में प्रॉब्लम होगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के इफेक्ट्स में बाद में डिस्कस करूंगा। अभी हम सिर्फ प्लस आई इफेक्ट की क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। प्लस आई इफेक्ट कैसा रोल शो करता है, तो प्लस आई इफेक्ट जब बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का रिलीज करना इसके लिए क्या हो गया, आसान हो गया। इसलिए हमने ये क्लियर किया, माइंड में सेटअप किया है कि प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, ये आप लोगों को माइंड में रखना। तो ये हमने 3 एप्लीकेशंस पढ़ी हैं प्लस आई इफेक्ट की, इनको हम अलग अलग क्वेश्चंस में यूटिलाइज करेंगे। स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों में बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, ये क्वेश्चन है। तो अभी देखा कि प्लस आई इफेक्ट बढ़ने पर क्या होता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी घटेगी। तो देखिए ये मैं इस पर डिस्कस करता हूं। इन दोनों पर ये जो ग्रुप लगे हैं वो इक्वल कंडीशन पर लगे हुए हैं, ओके। और इस पर देखिए ये इक्वल कंडीशंस ये हैं। ये कार्बोकेटाइन पर जितना इधर इस पर बात करते हैं ऑक्सीजन लगा है, इक्वल डिस्टेंस पर क्या लगा है, नाइट्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होती है, ऑक्सीजन की, तो इसलिए इसका माइनस इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका माइनस इफेक्ट कम होगा। तो ज्यादा इसका माइनस इफेक्ट हुआ तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल तो कौन सा हुआ, सेकंड। तो हम बोल सकते हैं कि सेकंड है वो फर्स्ट से तो क्या हुआ, ज्यादा स्टेबल हुआ, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, प्लस आई इफेक्ट। ये माइनस आई इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं दोनों, और दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है और इसका थोड़ा कम है, इसलिए इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, ये स्टेबल हुआ। चलिए इन दोनों में से ये नजदीक है, इधर तो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है लेकिन ये नजदीक है, डिस्टेंस फैक्टर आपको पता है ज्यादा डोमिनेंट होता है, तो ये ज्यादा नजदीक होने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इनसे थोड़ी कम होगी, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, माइनस आई और माइनस आई इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। ओके, अब देखने की वाली बात है कि इन दोनों में से ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका है। नो डाउट ऑक्सीजन का ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट इससे ज्यादा है और इसका कम है। तो इससे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, ये वाला ज्यादा स्टेबल हुआ और ये थोड़ा कम स्टेबल हुआ। तो सबसे ज्यादा स्टेबल फिर कौन सा माना जाएगा, ये वाला। तो हम बात करते हैं इससे ज्यादा स्टेबल हुआ और सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ फोर्थ, सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ फोर्थ। स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो इस साइड में लिखिए फोर्थ, सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। फिर उससे कम, वापस देखते हैं, ये नजदीक है, ये दोनों की पोजीशन सेम है, इन दोनों की पोजीशन दूर है। तो इनमें स्टेबिलिटी फैक्टर देखा जाए, इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन किसकी होगी, इसकी, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट क्या है, इसके कंपेरेटिवली कम है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ सेकंड, उसके बाद फर्स्ट। इनकी स्टेबिलिटी घट गई है दोनों की, क्यों घटी है, क्योंकि ये आई इफेक्ट नजदीक है, डिस्टेंस इनकी क्या है, पास है, पास होने से ज्यादा डोमिनेट करता है, लेकिन इन दोनों में ज्यादा माइनस आई इफेक्ट इसका है, इसका कम है। तो फिर हम बात करते हैं इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फोर्थ, और फिर सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, थर्ड। तो ये इनकी कार्बोकेटाइल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, ये थोड़ी दूर डिस्टेंस होने की वजह से। इन दोनों की डिस्टेंस नजदीक है लेकिन ज्यादा डोमिनेट कौन सा कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट किसका, ऑक्सीजन का, तो सबसे कम स्टेबल थर्ड वाला होगा। तो इस तरह से आपको आई इफेक्ट को यूज करना आना चाहिए ताकि आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकें।
एक क्वेश्चन और देखते हैं। NO2 और यहां पर भी लगा है एक CH3 ग्रुप, ये दो एसिड है। तो अभी देखना है इन दोनों में से ज्यादा अच्छा एसिड कौन सा है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इसका -I इफेक्ट है और रेजोनेंस इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, -R है। ये रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। अभी इसका +I इफेक्ट है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करने वाला है, +M या +R इफेक्ट इसको हम मान सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से हम इसको +R मान रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला, देने वाला, और ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला है। तो इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा माना जाएगा? ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो अभी सिर्फ हमने I इफेक्ट को पढ़ा है। I इफेक्ट दो तरह के होते हैं, -I और +I। लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल की एसिडिक नेचर है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है या बेसिक नेचर है, इनको हम सिर्फ +I इफेक्ट या -I इफेक्ट के बेसिस पे ही टोटली एक्सप्लेन कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा हमें और भी फैक्टर्स और भी इफेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। सिर्फ हमने कई फैक्टर्स में से एक सिंपल सा फैक्टर या एक इफेक्ट पढ़ा है, वो है I इफेक्ट। तो I इफेक्ट को हमने यूज करना सीखा। अब I इफेक्ट के बाद में हम नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो है रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं रेजोनेंस है क्या। रेजोनेंस है क्या? व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस है क्या? देखिए रेजोनेंस क्या होता है। जब आप मार्केट में जाते हैं, आपको कोई भी चीज खरीदनी है, कुछ भी चीज खरीदनी है, तो क्या आप उसको एक तरफ से देख करके, जैसे मान लीजिए मैं आप मार्केट में जा रहे हैं, आपको एक मोबाइल परचेज करना है, ठीक है, आपको कोई ये मोबाइल है, आप इसको परचेज कर लीजिए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसको देखेंगे, इधर से देखेंगे, इस तरह से देखेंगे, ऐसे देखेंगे, चारों तरफ से उसको हर स्ट्रक्चर उसके देख करके फिर आप उसको परचेज करते हैं। यानी आपको बैक साइड दिखा दिया मोबाइल का, ये मोबाइल है, आप ले लीजिए। आप इसकी एक साइड को देख करके आप नहीं परचेज करेंगे, आप कहेंगे कि उसका फ्रंट भी दिखाइए, उसका स्क्रीन दिखाइए, इसकी लंबाई चौड़ाई सब दिखाइए। तभी आप सारी स्टडी करके, सारी प्रॉपर्टी को जान करके वो चीज़ परचेज करते हैं। ऐसी सी ही एक बात इस रेजोनेंस में आपको देखने को मिलेगी। रेजोनेंस है क्या? एक्चुअली कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपनी इंटायर प्रॉपर्टी को एक सिंगल स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या यूं कहें कि हम एक सिंगल स्ट्रक्चर देख करके किसी भी मॉलिक्यूल की एंटायर प्रॉपर्टी की स्टडी नहीं कर सकते। तो उन मॉलिक्यूल्स को एक सभी स्ट्रक्चर्स को या उन मॉलिक्यूल्स की सभी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनानी पड़ती हैं, और उन स्ट्रक्चर्स बनाने के इस नेचर को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि एक मॉलिक्यूल है बेंजीन। तो हम देख रहे हैं इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और इन दो कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड, और इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो किसी को ऐसा लगेगा कि इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए इनकी जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन की, वो कितनी होनी चाहिए? 1.20 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। और ये कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए इसकी स्ट्रेंथ लेंथ कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। फिर 1.54, 1.20, 1.54, 1.20 इस तरह से। लेकिन जब बेंजीन को चेक किया तो बेंजीन की जो सभी लेंथ है वो इक्वल है, 1.39 एंगस्ट्रॉम, 1.39 एंगस्ट्रॉम है। ये भी, ये डिस्टेंस सभी इक्वल हैं। तो बड़ी हैरानी हुई, पता चला कि ऐसा क्यों है। तो फिर रेजोनेंस फैक्टर है वो इसको एक्सप्लेन कर पाया कि जैसे कभी डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में है, तो नेक्स्ट टाइम डबल बॉन्ड यहां पर भी होता है, यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। रियल में ऐसा नहीं होता। पता चला कि रेजोनेंस की वजह से सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है, सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है, और वो 1.39 एंगस्ट्रॉम है। तो हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि ये जो बेंजीन है
इसमें पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड होते हैं, यानी सभी पर अल्टरनेट ये डबल बॉन्ड देख रहे हैं आप, अल्टरनेट कभी इन दोनों के बीच में है तो कभी इन दोनों के बीच में। अभी इसमें सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर दिख रही है, इसमें डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर होगी। तो इससे इस स्ट्रक्चर्स, ये दोनों स्ट्रक्चर्स को हम बोल सकते हैं कि बेंजीन की एंटायर प्रॉपर्टी को ये दो स्ट्रक्चर बता रही हैं। डबल बॉन्ड इनके बीच में भी है, डबल बॉन्ड इनके बीच में भी है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोल सकते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं। और इस फिनोमेना को क्या बोल सकते हैं? रेजोनेंस बोल सकते हैं। तो रेजोनेंस है क्या? फिर से देखिए, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी एंटायर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए कई स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट करती हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और इनका जो फाइनल फॉर्म है, जो ओरिजिनल फॉर्म है, जिसको हम बोलते हैं मिला जुला फॉर्म, इसको बोलते हैं हाइब्रिड, रेजोनेटिंग हाइब्रिड बोलते हैं। ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। तो अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेजोनेंस तो बारे में मैंने हल्का सा इंफॉर्मेशन आपको दिया। अब आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, ध्यान देना है। तो रेजोनेंस, सबसे पहली बात ये आप जान चुके हैं कि रेजोनेंस होता कब है, क्यों मॉलिक्यूल्स शो करते हैं। अपने इंटायर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए मॉलिक्यूल्स एक से ज्यादा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोल सकते हैं। सबसे पहले रेजोनेंस कौन से मॉलिक्यूल शो करेंगे? तो याद रखना है, वो मॉलिक्यूल जिनमें प्लेनरिटी हो, प्लेनर मॉलिक्यूल, प्लेनर मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी प्लेनरिटी नहीं है तो वो मॉलिक्यूल क्या शो नहीं करेगा? रेजोनेंस शो नहीं करेगा। तो एक बात, मॉलिक्यूल कैसे होने चाहिए? प्लेनर होने चाहिए। दूसरा, इनमें कॉन्जुगेशन सिस्टम होना चाहिए, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। अब कॉन्जुगेशन क्या क्या हो सकता है? तो कॉन्जुगेशन में देखिए, अल्टरनेट पाई बॉन्ड हो इस तरह से, पहला कॉन्जुगेशन ऐसा। अल्टरनेट क्या हो? पाई बॉन्ड हो, तो उसमें रेजोनेंस हो सकता है। दूसरी कंडीशन, पाई बॉन्ड के साथ वैकेंट ऑर्बिटल यानी पॉजिटिव चार्ज हो, तब भी क्या हो सकता है? रेजोनेंस क्रिएट हो सकता है। या पाई बॉन्ड के साथ लॉन पेयर हो, या के नेगेटिव चार्ज हो, क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो। अल्टरनेट पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज हो, पाई बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज हो। पाई बॉन्ड के अल्टरनेट कोई ऐसा एटम जुड़ा हो जिस पर लोन पेयर हो, तो भी रेजोनेंस हो सकता है। तो ये हमने कुछ कंडीशन देखी कॉन्जुगेशन की। अल्टरनेट पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड के साथ वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब पॉजिटिव चार्ज। पाई बॉन्ड के अल्टरनेट क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। या फिर पाई बॉन्ड के अल्टरनेट लोन पेयर हो, तब भी वो रेजोनेंस क्रिएट करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। पहली कंडीशन प्लेनर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या हो? कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन की कंडीशन हो सकती है। जिसमें ऐसा कॉन्जुगेशन होगा वो मॉलिक्यूल क्या दिखाएंगे? रेजोनेंस शो करेंगे। ठीक है। तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी बात, अगर ये जो जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करती है। ऑक्टेट रूल यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, ऑक्टेट रूल को कंप्लीट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये आपने उतार लिया, अभी मैं नेक्स्ट देखता हूं, आपको स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये कंडीशन है, ये मॉलिक्यूल ऐसे देख रहे हैं। अब मैं इस पाई बॉन्ड को, ये आप देख रहे हैं, अगर इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं इसको, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH3। तो आप देख रहे हैं इस
पाई बॉन्ड की वजह से, इस प्लस चार्ज की वजह से अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेता है। लेकिन नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो चुकी है, 3 तो हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 ये बन गए, तो 5 बॉन्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकते। प्लेनर होना चाहिए, रेजोनेंस होगा, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, रेजोनेंस होगा, लेकिन ऑक्टेंट रूल फॉलो होना चाहिए। तो इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव और पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, कॉन्जुगेशन तो दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको शिफ्ट करते हैं और ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बनती है, तो इस नाइट्रोजन का ऑक्टेंट क्या है, अभी कंप्लीट नहीं है, 5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है नाइट्रोजन के लिए, ऑक्टेंट कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब इसका 3 तो हाइड्रोजन जुड़े हैं और 2 बॉन्ड ये है, 5 वैलेंसी नाइट्रोजन के लिए पॉसिबल नहीं है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। तो इट मीन्स ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी। ठीक है, और देखिए अगली कंडीशन आप याद रखेंगे कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, उसका ऑक्टेंट इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, ऑक्टेट इनकम्प्लीट वो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बना दूं CH2C प्लस डबल बॉन्ड O, और इस पर ये इस तरह से ये कंडीशन, ठीक है, ये आपने देखा, ये कंडीशन ऑक्सीजन पर है, ये वाली कंडीशन। आप अगर इसको इधर शिफ्ट करते हैं इस तरह से, तो ये स्ट्रक्चर बनेगी CH2 डबल बॉन्ड C, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन ये क्या हुआ, प्लस पॉजिटिव, तो इसका ऑक्टेंट कंप्लीट नहीं दिख रहा। तो ये नेगेटिव चार्ज है, उस पर ये सॉरी ऑक्सीजन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इसका ऑक्टेंट भी कंप्लीट नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एटलीस्ट इसका तो ऑक्टेंट कंप्लीट होना चाहिए। तो इस केस में क्या करना है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने ये थोड़े रूल देखे, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ऑक्टेंट रूल को फॉलो करना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका ऑक्टेंट इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशंस जब आप फॉलो करते हैं, याद रखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मैं और एग्जांपल्स लूंगा बाद में, तो ये रेजोनेंस शो करेंगे। ठीक है, अब रेजोनेंस के बारे में आगे और पढ़ते हैं।